इतिहास के अनूठे संसार में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य की किताब इतिहास के सवाल के एक अध्याय सार्वभौमिक सभ्यता की जड़ें का तीसरा भाग। इस अध्याय को लेकर अब तक हम 2 बार मिल चुके हैं और पिछले अंकों में हमने देखा कि प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य एक ही बात पर विशेष जोर देते हैं और वह बात यह है कि यदि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत के इतिहास को समझना हो तो उसे भारत के भीतर से समझना होगा। भारत को बाहर से देखकर वे भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति को नहीं समझ सकते, यूरोपीय लोग खासतौर से। प्रोफेसर आचार्य आगे लिखते हैं, 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों से 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों से यदि भारत में यूरोपीय कोटियों के आधार पर अपने को समझने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है तो इसका कारण बौद्धिक से अधिक ऐतिहासिक है। मित्रों, यहाँ प्रोफेसर आचार्य ये कहना चाहते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों से हम भारत को भारत की दृष्टि से न समझकर यूरोपीय दृष्टि से समझने लगे थे। इसका कारण वे बताते हैं कि बौद्धिक नहीं है, इसका कारण ऐतिहासिक है। वे लिखते हैं, इसे राजनीतिक रूप से पराजित जाति द्वारा अपने आत्मविश्वास को प्राप्त करने के स्वाभाविक प्रयत्नों के रूप में ही समझा जाना चाहिए। भारत को यूरोप की चुनौती नैतिक या दार्शनिक से अधिक तकनीकी और राजनीतिक दिखी थी। यूरोप ने एक अनैतिक और अधिक हिंसक तकनीकी के आधार पर भारत को शासित करना चाहा था और तब शासित वर्ग के लिए यह स्वाभाविक था कि उस तकनीकी के पीछे काम कर रही दार्शनिक वृत्ति को भी समझने का प्रयास किया जाता और यूरोप के सम्मुख यह सिद्ध करने की कोशिश की जाती कि उनकी अपनी कोटियों के आधार पर भी भारतीय परंपरा को जाना समझा जा सकता है। राजा राममोहन राय से लेकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तक के प्रयास कमोबेश इसी दिशा की ओर उन्मुख हैं और उनके विस्तृत विश्लेषण में भी हाल्बफोस इस बात की लगभग अनदेखी कर जाते हैं कि यह प्रयास अधिकांशतः उस वर्ग के द्वारा किया गया जो किसी न किसी कारण ब्रिटिश शिक्षा पद्धति में प्रशिक्षित हुआ और राजनीतिक पराधीनता के कारण जो एक हीनता की भावना से भी ग्रस्त था। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है प्रोफेसर आचार्य ने। वे कहते हैं कि यह जो प्रयास हुआ, कौन सा प्रयास? वह प्रयास जिसके अंतर्गत भारत को भारत वालों ने यूरोपीय दृष्टि से देखना चाहा और इसका कारण एक बताया प्रोफेसर आचार्य ने कि वे यूरोप को भारत के संदर्भ में यूरोप के चश्मे से ही समझाना चाहते थे। वे लिखते हैं, आचार्य जी लिखते हैं कि यह प्रयास अधिकांशतः उस वर्ग के द्वारा किया गया जो किसी न किसी कारण ब्रिटिश शिक्षा पद्धति में प्रशिक्षित हुआ और राजनीतिक पराधीनता के कारण जो एक हीनता की भावना से भी ग्रस्त था। यह वर्ग अगर अधिक बढ़ता गया तो उसका मुख्य कारण पारंपरिक भारतीय विद्या केंद्रों का विनाश और आधुनिक शिक्षा पद्धति का राज्य द्वारा प्रचार और मान्यता थी। राज्य द्वारा तिरस्कृत होने के बावजूद भारत में संस्कृत दर्शन शास्त्रियों की एक परंपरा बराबर बनी रही जो भारतीय परंपरा को अपनी ही कसौटियों पर समझने का प्रयास करती रही। राज्य द्वारा तिरस्कृत होने के बावजूद भारत में संस्कृत दर्शन शास्त्रियों की एक परंपरा बराबर बनी रही जो भारतीय परंपरा को अपनी ही कसौटियों पर
समझने का प्रयास करती रही। उनके लिए अंग्रेजी आत्मज्ञान का माध्यम नहीं बनी, जैसा कि J.L. मेहता जैसे दर्शन शास्त्रियों के साथ हुआ। लेकिन इस अंग्रेजी माध्यम के बावजूद जब विवेकानंद भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिमी भौतिकवाद के समन्वय का आग्रह करते हैं, तो वे दर्शन के क्षेत्र में भारतीय मनीषा को ही तरजीह दे रहे होते हैं। लेकिन विवेकानंद जैसे विचारकों के ऐसे आग्रह लेकिन विवेकानंद जैसे विचारकों के ऐसे आग्रह एक बुनियादी अंतर विरोध से ग्रस्त हैं, क्योंकि इससे कहीं यह ध्वनित होता लगता है कि जीवन दृष्टि और जीवन की सुविधाएं कोई अलग अलग बातें हैं, इसलिए अलग अलग स्तरों पर दोनों को स्वीकार किया जा सकता है। इस दृष्टि से कृष्णचंद्र भट्टाचार्य के वैचारिक स्वराज की बात अधिक महत्वपूर्ण लगती है, जो कहीं न कहीं गांधी जी की स्वराज की अवधारणा से जुड़ जाती है। लेकिन हाल्बफोर्स के इस अध्ययन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह उस भारतीय विचारक की बिल्कुल अनदेखी कर देता है जो अपनी जमीन पर खड़े होकर न केवल अपने को बल्कि यूरोप और संपूर्ण आधुनिकतावादी सभ्यता को समझने का अद्वितीय प्रयास करता है, और यह विचारक है मोहनदास करमचंद गांधी। कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी शायद उन अर्थों में दार्शनिक नहीं हैं जिनमें पश्चिमी दर्शन शास्त्री आते हैं, लेकिन वे निस्संदेह भारतीय परंपरा के प्रामाणिक व्याख्याकार हैं। वे न केवल अपनी ही परंपरा के प्रतिमानों के आधार पर भारतीय समाज को और उसमें आ गई विकृतियों को समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि यूरोप और एशिया को भी ऐसी कोटियों में समझना चाहते हैं जिनमें कहीं भी किसी गैर भारतीय के भारतीयकरण की मंशा नहीं झलकती। दरअसल गांधी से बहस करना सभी आधुनिकतावादियों को एक झंझट लगता है। क्योंकि गांधी अपनी परंपरा की कोटियों और भाषा में बहस करते हैं और आधुनिकतावादी वहां अपने को गूंगा महसूस करता है। यूरोप और आधुनिकतावाद की पहली शर्त ही यह है यूरोप और आधुनिकतावाद की पहली शर्त ही यह है कि वह अपनी ही कोटियों अर्थात अपनी ही भाषा में बहस करना चाहता है। गांधी उस भारतीय दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उससे उत्पन्न सभ्यता को और इस प्रकार इस सभ्यता के पीछे सक्रिय जीवन दृष्टि और दर्शन परंपरा को सिरे से खारिज कर देते हैं। हिंद स्वराज में परंपरा या भारतीय दृष्टि आधुनिकता अथवा यूरोपीयकरण या पश्चिमीकरण के सम्मुख कुछ ऐसे बुनियादी सवाल खड़े करती है जिनके सम्मुख निरुत्तर होते हुए भी आधुनिकता यदि यूरोपीयकरण का आग्रह करती है तो इसे उसकी हठधर्मिता ही कहा जाएगा। हाल्बफोर्स की मूल समस्या भी यही है कि वह भारतीय परंपरा को मूल्यवान तो मानता है और उसके सहारे ही अंततः त्राण पाने की आशा करता है। हाल्बफोर्स की मूल समस्या भी यही है कि वह भारतीय परंपरा को मूल्यवान तो मानता है और उसके सहारे ही अंततः त्राण पाने की आशा करता है, लेकिन साथ ही हेगेल की तरह दर्प से नहीं तो हाइडेगर की तरह पश्चाताप से ही सही, उसका भी निष्कर्ष यही है कि फिलहाल यूरोपीयकरण के सिवाय कोई चारा नहीं है और इस बेचारगी का कारण आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अनिवार्यता है। हाल्बफोर्स अपने अध्ययन का अंत प्रोफेसर जड़ावलाल मेहता के इस वक्तव्य के साथ करता है कि हम
पूर्वी लोगों के लिए इस यूरोपीयकरण से होकर गुजरे बिना कोई चारा नहीं है। हाल्बफोस अपने अध्ययन का अंत प्रोफेसर जड़ावलाल मेहता के इस वक्तव्य के साथ करता है कि हम पूर्वी लोगों के लिए इस यूरोपीयकरण से होकर गुजरे बिना कोई चारा नहीं है। इस विदेशी और अजनबी भूमि की यात्रा से गुजरकर ही हम अपने स्वत्व को पा सकते हैं। स्वयं हाल्बफोस का निष्कर्ष है कि संपूर्ण पृथ्वी का यूरोपीयकरण की इस प्रक्रिया से कोई बचाव नहीं है। मित्रों, पश्चिम के दार्शनिकों का यह दंभ उनको ले बैठता है। पिछले वर्षों में एक विचार आया था अमेरिका से, फुकुयामा का, कि बस अब इतिहास का अंत हो गया है। जो श्रेष्ठतम व्यवस्था इस दुनिया को दी जा सकती थी वह यूरोप की तरफ से दी जा चुकी है। लेकिन यह विचार औंधे मुंह गिरा। इतिहास के अंत को किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो हमें पश्चिमी दार्शनिकों को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे सिर्फ अपनी बात करते हैं, दूसरों की बात भी वे अपने हिसाब से ही करते हैं, अपनी दृष्टि से करते हैं, अपने चश्मे से देखकर करते हैं। स्पष्ट है कि यह मंतव्य किसी दार्शनिक तर्क से प्रमाणित नहीं है। हाल्बफोस और वे सभी दर्शन शास्त्री जिन्हें हाल्बफोस अपने पक्ष में उद्धृत करते हैं, यह तो मानते हैं कि वास्तविक मुक्ति तो भारतीय परंपरा में ही है। वे मानते हैं कि वास्तविक मुक्ति तो भारतीय परंपरा में ही है, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण फिलहाल इस रास्ते पर चलना संभव नहीं है। गांधी जी और अन्य विचारकों में फर्क यही है कि जब गांधी जी यह समझ लेते हैं, गांधी जी और अन्य विचारकों में फर्क यही है कि जब गांधी जी यह समझ लेते हैं कि सत्य कहाँ है, तो वे सभी तरह के जोखिम उठाकर भी उस सत्य की ओर ही चलना चाहते हैं। अपना संपूर्ण यूरोपीयकरण करने से ही हम यूरोप से मुक्त होकर अपने को पा सकते हैं। यह कितनी अवैज्ञानिक और अंतर्विरोधपूर्ण दलील है। परिस्थिति के सम्मुख इस प्रकार का आत्मसमर्पण वस्तुतः उसी ऐतिहासिक नियतिवाद की एक और अभिव्यक्ति है जो यूरोपीय मनीषा की खास विशेषता रहा है। इस यूरोपीय दृष्टि का एक प्रमुख अंतर्विरोध इसलिए वहां भी उभरता है जहां व्यक्ति और उसके कर्म स्वातंत्र्य के सिद्धांत पर आग्रह करने वाली एक सामूहिक नियतिवाद से बद्ध हो जाती है। इस यूरोपीय दृष्टि का एक प्रमुख अंतर्विरोध इसलिए वहां भी उभरता है जहां व्यक्ति और उसके कर्म स्वातंत्र्य के सिद्धांत पर आग्रह करने वाली दृष्टि एक सामूहिक नियतिवाद से बद्ध हो जाती है। हाल्बफोस और ऐसे लेखकों का प्रयत्न इसीलिए एक पंगु कोशिश या अधूरे मन का प्रयास होकर रह जाता है। निश्चय ही गहरी और व्यापक विद्वता इस प्रयास में हमें मिलती है, लेकिन इस विद्वता में उस बौद्धिक निष्ठा की कुछ कमी दिखाई देने लगती है जब लेखक अपने ही विश्लेषण से प्राप्त मूल्य बोध को मुलतवी कर उसके बिल्कुल विपरीत मूल्यों के सम्मुख परिस्थितिगत लाचारगी के बहाने आत्मसमर्पण करता नजर आता है। और तब हाल्बफोस का गांधी जी के अद्वितीय प्रयास की अनदेखी करना भी कुछ कुछ समझ में आने लगता है। लेकिन हाल्बफोस का यह अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण और उपयोगी है कि यह हमें एक ऐसे समय अपनी परंपरा को फिर से समझने के लिए प्रेरित करता है, चाहे यूरोपीयकरण के सम्मुख आत्मसमर्पण की उसकी राय से हम न भी सहमत हों, जब यूरोपीयकरण की चुनौती सबको निरुत्तर करने का दावा कर रही है। इस चुनौती का असली जवाब उस दृष्टि में है जिसे गांधी जी ने हमारी परंपरा से ही प्राप्त किया है। उस दृष्टि की सिद्धि के मार्ग में आने वाली कुछ कठिनाइयों से घबराकर यदि हम उस दृष्टि को अव्यावहारिक या आदर्शवादी कहकर खारिज करना चाहें तो इसमें दोष हमारा ही है। हाल्बफोस भी
एक ऐसी दृष्टि के विकास पर जोर देते हैं जैसे कि हाइडेगर भी देते हैं, जो पूर्व और पश्चिम से ऊपर उठकर सार्वभौमिक हो सके, और इस दृष्टि के विकास की संभावना भी वे भारतीय परंपरा में ही स्वीकार करते हैं। लेकिन वे इस बात की चर्चा नहीं करते कि यह दृष्टि हमें गांधी जी में विकसित होती दिखाई देती है। कहीं इसका कारण यह तो नहीं कि हाल्बफोस या उन जैसे अन्य विचारक, जैसे कि हमारे प्रोफेसर जड़ावलाल मेहता भी भौतिक प्रगति की यूरोपीय कसौटियों से अपने को मुक्त नहीं कर पाते। दर्शन और कर्म में यह भेद भी एक तरह से दर्शन को फिलॉसफी बना देने का ही एक परिणाम है। दर्शन और कर्म में यह भेद भी एक तरह से दर्शन को फिलॉसफी बना देने का ही एक परिणाम है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।